जब नून लीग की हुकूमत थी तो उनको भी बहुत समझाता था, भाई ये जो इदारा बनाया हुआ है फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टेट बैंक के जो शुमारियात आते हैं इनको भाई प्लीज़ ठीक कर लो आप, क्योंकि एक गलत चीज़ हो रही है, ये गलत रिवायत है। लेकिन वो भी कान नहीं धरते थे। उनसे पहले पीपल पार्टी वाले थे, पीपल पार्टी वालों को भी समझाता था कि देखो भाई ये शुमारियात ठीक कर लो, अच्छा नहीं है। तो गलत मलत होते हैं सारे आगे पीछे, आबादी गलत, शरह नमो गलत, फीकस आमदनी गलत, सब मतलब मैं कहना नहीं चाहता, इतनी दूर फेंकते हैं कि लेकर आना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उन्होंने भी कान नहीं धरे। इज्तिमाई तौर पर एक्चुअली पूरी कौम झूठी है, मैं वैसे बता रहा हूँ। वी आर नेशन ऑफ लायर्स, माजरत के साथ यार, सॉरी। बुजुर्ग ने दुआ दी थी कि तू टीवी पे झूठ नहीं बोल सकेगा, वरना मैं बड़ा झूठा आदमी था यार। यकीन करो मैं ख्वाहिश करता हूँ यार मैं झूठा ही रहता, झूठा आदमी इस मुल्क में कामयाब है। लेकिन उस बुजुर्ग ने मुझे समझाया, फिर दुआ दी। उसने बोला बेटा झूठ के पाँव भी नहीं होते और इंसान आगे जाके बड़ा ही जलील होता है। तो मैं फिर उन्होंने मुझे बताया दीनी हिसाब से, तो फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, टीवी पे कम से कम मैं झूठ नहीं बोल पाता। तो यह कि मैंने हुकूमतों को समझाया बार बार कि झूठ मत बोलो, शुमारियात झूठे होते हैं, तुम फ्रॉडिया नंबर देते हो, तुम चीटर नंबर देते हो। पीपल पार्टी वालों को बोला आप झूठे नंबर देते हो, आप गलत बताते हो। नून लीग वालों को बोला आप झूठ बोलते हो, गलत नंबर बताते हो। एक दफ़ा एक वज़ीर मुमलिकत थे, वो मुझे कहीं लंच पे मिले नून लीग के दौर में, ठीक है। तो अभी भी बड़े अहम ओहदे पर हैं नून लीग में। तो मुझे ऐसे धमकी वाले अंदाज से तो नहीं, लेकिन थोड़े सख्त अंदाज में उन्होंने कहा यार तुम टीवी पे बैठ के शेख रशीद बने रहते। वैसे सर शेख रशीद साहब वजीर दाखिला हो गया, कैसा दिया। खैर मैं असद उमर साहब को एक तो सलाम पेश करना चाहूँगा, दूसरा ये है कि असद उमर साहब से इस चीज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन एक गाना था बचपन में मैं सुना करता था, मेरे पैदा होने से तो शायद 50 साल पहले का गाना है वो। सजन जी झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना घोड़ा है ना गाड़ी है, वहाँ पैदल ही जाना है। तो मैं तमाम उन लोगों को अल्लाह ताला ने जिन्हें इख्तियार दिया है उनको ये बताना चाहूँगा कि झूठ के पाँव नहीं होते। और बुज़ुर्ग ने मुझे जब दुआ दी थी उन्होंने कहा था झूठ बोलने वाला बड़ा ही जलील होता है दुनिया में। तो प्लीज़ बचें इस चीज़ से। तो हज़फ कर देते हैं, ये लफ्ज़ वापस ले लेते हैं, लेकिन बात यह है कि अल्लाह सबको माफ़ करे और उनकी इस्लाह करे। मेरे साथ बशारत कुरैशी साहब मौजूद हैं, ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं, साबिक कमिश्नर FBR। वेलकम करता हूं सर आपको। थैंक यू, थैंक यू। मैंने देखा कि जब मैं हल्का गुनगुनाया तो नहीं, मैंने खाली जो है वो लिरिक्स बयान कर दिए। तो सर इससे इत्तेफाक करते हैं आपके इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए, सच्चा तो 100% कोई भी नहीं, लेकिन ये है कि झूठ को अवॉइड किया जाए। क्या कहते हैं आप? हाँ जी, ज़ाहिर है इस बारे में तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि इंसान को सच बोलना चाहिए, और सच में ही इंसान की इज़्ज़त है, उसमें बचत है, और अल्टीमेटली सच ही जीतता है और अल्टीमेटली सामने भी आ जाता है। अच्छा यहाँ पर लेकिन आपने ये जो कहा ना कि ये आपने पीपल पार्टी को भी समझाया और आपने नून लीग को भी समझाया, तो आप देखें हिस्टोरिकली ये झूठ चलता ही आ रहा है। आप जो मुशर्रफ साहब से पहले नून लीग की हुकूमत थी, उसमें इसहाक डार जो जब वज़ीर ख़जाना थे तो पाकिस्तान को पेनल्टी पड़ी थी फजिंग करने में, फिगर ऊपर नीचे करने में। तो ये इस हद तक भी हमारा रिकॉर्ड ख़राब है। फिगर फजिंग हुई थी माजी में, जिसकी वजह से पेनल्टी लगी। हाँ जी, पेनल्टी भी लगी थी। इसके बाद भी सर मुतअद्दिद मरतबा आपको पता होगा फिगर फजिंग के इल्ज़ामात लगते रहे, साबित हुए, ये एक अलहदा बात है। लेकिन इसकी वजह से हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टैटिस्टिक्स देते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी हर्ट होती है। लोग फिर न्यूट्रल बॉडीज़ को ढूंढते हैं और फिर न्यूट्रल बॉडीज़ अपने एजेंडे के मुताबिक कुछ भी कह देती हैं। क्या कहते हैं आप? खुद ही इंसान को बता देना चाहिए सच, ना कि दूसरे लोग फिर मनगढ़ंत कहानी बनाएं। क्या जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। वो जो जब आप एक झूठ बोलते हैं तो स्पेस क्रिएट करते हैं, फिर पब्लिक जो है जिस तरफ देखती है वो सारे जो एजेंसीज़ हैं, जो सो कॉल्ड थिंक टैंक हैं या स्टैटिस्टिक्स या पोल शोल जो पेश करते हैं, तो वो उसमें भी
उनका अपना एक एजेंडा होता है, वो उस हिसाब से चलते हैं और वो ज़्यादा गुमराह करते हैं। उससे बेहतर है कि गवर्नमेंट खुद ही अपने फैक्ट्स एंड फिगर ठीक करे और उसको पेश करे। अच्छा, ये अब आ जाते हैं थोड़ा FBR के मुतालिक, झूठ के मौजू से हट जाते हैं, लेकिन यह कि मैं FBR के ऊपर आपको ला के कहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने बहुत मुबारक दी है और कहा है कि दुनिया की तारीख़ में पहली मरतबा FBR ने 4000 अरब रुपयों से ज़्यादा की महसूलात इकट्ठी की हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बिशारत कुरैशी साहब से इस सवाल का भी जवाब लेते हैं और मज़ीद तफसील भी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं जनाब बिशारत कुरैशी साहब, साबिक कमिश्नर FBR और माहिर टैक्स अमूर। सर, इस मुबारकबाद की बुनियाद पर सबसे पहले आपका साबका इदारा है, आपको भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि दुनिया की तारीख़ में पहली दफ़ा इस तरह का जो है वो मामला पेश आया है। लेकिन बुरे हालात में भी चलें इस चीज़ को हम एक्नॉलेज कर लेते हैं कि इस क्वांटम के अंदर कलेक्शन कर लेना ठीक है। ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि टारगेट शायद पूरा ना हो, लेकिन फिर भी ये कर लेना भी एक रिमार्केबल फीट है। इसके मुताबिक कुछ बताएं। नहीं, ये वाकई एक रिमार्केबल अचीवमेंट है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं टारगेट नहीं होगा, टारगेट हो जाएगा। आपको याद है मैंने अपने लास्ट जो आपसे गपशप हुई थी उसमें कहा था कि ये टारगेट अचीव हो जाएगा। और इस टारगेट के अचीव होने में जो है ना, वो सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन हुई है वो सेल टैक्स में हुई है, जो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है 28.3% हुई है। लास्ट ईयर इसी 11 महीने में 1.5 ट्रिलियन था सेल टैक्स से और अभी 1.9 ट्रिलियन है। तो सेल टैक्स में आपको पता है कि महकमे का इतना रोल होता नहीं है। वो तो कलेक्टिंग एजेंट हर बंदा होता है जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होता है, वो सेल टैक्स इकट्ठा करता है और आगे पास ऑन कर देते हैं। They collect on behalf of the government and then give to FBR। जी, यानी वो उसमें डिपार्टमेंट का रोल ऐसा ज़्यादा नहीं है। इनकम टैक्स में कलेक्शन ज़रा थोड़ी बढ़ोतरी तो है, लेकिन 10.2% है, वो थोड़ी कम है। और फिर कस्टम में ज़्यादा है 18.6% सेकंड नंबर पे। तो इसमें दो तीन चीज़ों का रोल है कि एक तो फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी हैं, उसके ऊपर ज़ाहिर सेल टैक्स भी बढ़ जाता है, कस्टम ड्यूटी भी बढ़ जाती है। नहीं, I'll just interrupt you for 1 second. This sale tax head includes sale tax that is taken from petroleum products that are being sold on petrol pumps. Yes, right? yes. So that's a major chunk. जी, मेजर चंक जी। और फिर यह है कि उसकी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। दूसरा, इस साल इंपोर्ट इंक्रीज़ हुई हैं। पिछले साल में इम्पोर्ट्स पे थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा रुझान था, प्रेशर था कि सप्रेस की जाए ना, इम्पोर्ट्स कम से कम हो, ताकि करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है उसको वो ठीक करना चाह रहे थे। तो अब वो बहुत हद तक बेहतर हो गया है। अच्छा, तो उसकी जो कलेक्शन है वो आप कह रहे हैं कि कस्टम की मद से, कस्टम की, इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, तीनों की मद में। और थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी इस दफ़ा रिवाइव हुई हैं। आपको पता है हमारी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हैं वो बड़ी हैं। ज़ाहिर है उस जब टेक्सटाइल का एक शोबा हरकत में आता है। मैं फैसलाबाद लास्ट टाइम गया तो फैसलाबाद में प्रॉपर्टीज़ में बड़ा बूम था। तो मैंने कहा जी वजह, कहने लगी टेक्सटाइल में जो हमारी है कोई, यानी कोई कहीं कोई लीर या टाकी भी पड़ी हुई थी वो भी बिक गई है। तो उस इन चीज़ों से ज़ाहिर है ओवरऑल जब इकनॉमिक एक्टिविटी होगी तो टैक्सेशन पे भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा FBR जो बूस्टिंग कर रहा है, FBR का कोई ऐसा रोल नहीं है। क्योंकि मैं आपको आपकी तवज्जो दिलवाऊँगा इस तरफ कि FBR ने जो अपनी डिमांड क्रिएट की है जो इस दफ़ा ट्रिलियंस में है, यानी इतनी ये कलेक्शन तो हो ही जानी थी, लेकिन जो FBR ने डिमांड क्रिएट की है वो हिस्टोरिकल है। आज तक इतनी डिमांड क्रिएट नहीं हुई, लेकिन उसमें से कलेक्शन क्या है वो नेग्लिजिबल है। यानी 600 बिलियन FBR ने डिमांड माने मांग, हाँ जी, जो लोगों से मांगा, क्रिएट किया थ्रू असेसमेंट। ठीक 600 बिलियन सिर्फ शुगर सेक्टर में क्रिएट किया डिमांड क्रिएट की गई। उसमें से मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ भी FBR कलेक्ट कर सका है। तो FBR की अपनी 600 बिलियन जी ओनली फ्रॉम शुगर इंडस्ट्री। जी, तो FBR की जो अपनी कोशिश होती है वो इसमें शामिल नहीं है। ये हालात वाक़यात ऐसे हो गए और चीज़ें कीमतें बढ़ गई, कुछ इकनॉमिक एक्टिविटी होगी, इंपोर्ट ज़्यादा होगी, उस वजह से ये ज़्यादा कलेक्शन हुई है। और ये बजट भी हो जाएगा। ये खुशकिस्मती है कि जो FBR में बंदे बैठे हैं। बहरहाल क्रेडिट सर हवा का रुख तो क्रेडिट तो उन्हीं को जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब सादा आदमी है, उनको पता नहीं है।
कि ये इतनी बड़ी फोर्स जो बैठी हुई है 25,000 लोगों की, इसका क्या रोल है। तो अगर उनको कुछ समझाने जाए तो शायद समझा सके। अच्छा नहीं, एक चीज़ मैं आपसे क्लैरिफाई करना चाहूँ। देखिए, प्रोग्राम के आगाज़ में भी हम बात कर रहे थे, ये हमेशा से रिफॉर्म की बात करते रहे हैं, और रिफॉर्म के अंदर हमेशा कतई ये बात नहीं होती कि FBR की किसी शॉर्टकमिंग को हाईलाइट किया जाए, बल्कि एम ये होता है कि रिसोर्सेज को करेक्ट डायरेक्शन में यूज़ किया जाए। आपके ख्याल से क्या उस पर कोई काम हुआ है? वो जो पिछली दफ़ा आप कह रहे थे कि प्रायोरिटी चेंज करने की ज़रूरत है, ज़रा फोकस लाने की ज़रूरत है, उसमें कुछ काम आपने देखा, पेशरफ्त हुई कोई आपने देखा? देखिए जी, वो रिफॉर्म्स जो है ना वो होती भी हैं तो कॉस्मेटिक्स होती हैं। अभी तो रिफॉर्म्स का कोई काम नहीं हो रहा, और कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इस तरह हो जाएगी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो जाएं, कुछ लॉ में चेंज हो जाए, तो वो तो मेरे ख्याल उस पर काम हो रहा है। और स्पेशली हमारे जो नए वज़ीर ख़जाना आए हैं, उनका जो विजन है वो बड़ा क्लियर है। वो ये कहते हैं कि टैक्स बेस ब्रॉड हो और टैक्स रेट कम हो, और हर बंदा जो उसकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक वो टैक्स पे करे, क्योंकि अभी टैक्स के सिस्टम में डिस्टॉर्शन बहुत हैं। बाकी जहाँ तक रिफॉर्म्स की आप बात करते हैं, रिफॉर्म में सबसे ज़्यादा जो है ह्यूमन जो एलिमेंट है, उसको रिफॉर्म करने की बड़ी ज़रूरत है। जब ये रिफॉर्म शुरू हुई थी 2001 में या 2 में, जब ज़फ़र उस्मानी साहब आए थे और अब्दुल्ला यूसुफ साहब थे, तो उस वक्त ऑफिसर्स की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो भी होती थी। यानी 15 दिन का, पहले तो ज़्यादा टाइम था, फिर 15 दिन का कर दिया कि कैपेसिटी वो थी परफॉर्मेंस प्रमोशन रिलेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज, कि आपकी प्रमोशन इन कैपेसिटी बिल्डिंग की नंबर्स पे होगी। लेकिन उन पर इल्ज़ाम एक बड़ा था, वो रोज अखबार का बिजनेस पेज में पढ़ता था, उथल पुथल, उधर इसको इधर, उसको इधर, उसको सस्पेंड, ये नहीं, वो सस्पेंशन या पोस्टिंग ट्रांसफर कम हुई उनकी दौर में, लेकिन उनकी तवज्जो बहरहाल रिफॉर्म्स पे थी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं। मैं भी कल अब्दुल्ला यूसुफ साहब को सुन रहा था, मेरी भी ख्वाहिश है आगे आने वाले दिनों के अंदर उनको प्रोग्राम में जरूर शामिल करें। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। तो जनाबे वाला FBR ने टारगेट मुकम्मल कर लिया, और टारगेट मुकम्मल कर तो लिया, लेकिन उसकी तमाम जो तफसीलात हैं वो बशरत कुरैशी साहब ने हमें बता दी। लेकिन साथ ही साथ हमारा फ़र्ज़ बनता, हमने रिफॉर्म्स यानी कि इस्लाहात के मुतालिक इनसे बात की। इन्होंने कहा कि इस्लाहात जो कॉस्मेटिक होती हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन ह्यूमन एलिमेंट की रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। तो ह्यूमन एलिमेंट की फिर रिफॉर्म सर करें तो कैसे करें? आपने कहा एक तरीकाकार पहले ये था कि थोड़ी जेस्टेशन पीरियड देते थे, करियर डेवलपमेंट के लिए लोगों को 15 डेज़ का टाइम देते थे, या कभी शायद इससे ज़्यादा भी देते हों। अब क्या ये मिसिंग है? इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, री इंट्रोड्यूस करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कुछ हमें बताएं। जी, इसको बिल्कुल री इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और ये जो अपना हमारे जो फील्ड फार्मेशन के लोग हैं इनके लिए कंपल्सरी होना चाहिए कि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग में कम से कम 15 डेज़ के लिए जाएं। वहाँ थोड़ा सा ये भी होना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि एज़ पर लॉ उन्होंने काम करना है। इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जुडिशल काम हो रहा है, यानी जो एज़ पर लॉ हैं वो असेसमेंट्स नहीं हो रही, नोटिस जो हैं वो एज़ पर लॉ इशू नहीं हो रहे, और उसमें वो कह रहे हैं कि जो एक पैटर्न चल रहा है कि माई वे आर दी हाई वे, यानी वो कहते हैं कि जी केस मेरिट पे करना है, मेरिट मीन्स कि हमने छक्का मारना है। तो आप देखें कि बहुत ज़्यादा अपीलों का बैकलॉग जमा हो गया है ट्रिब्यूनल में, कमिश्नर अपील्स के पास, और फिक्टिशियस डिमांड्स क्रिएट हो रही हैं और बिलियंस में हो रही हैं, यानी बिलियंस नहीं, फिक्टिशियस डिमांड्स क्रिएट हो रही हैं, फिक्टिशियस क्लेम्स आ रहे हैं। नहीं, फिक्टिशियस डिमांड क्रिएट हो रही हैं। यानी किसी की इनकम कोई 10, 20, 25 लाख भी है तो वो समझें अगर उसका ऑडिट में केस आ गया है या किसी एडिशनल कमिश्नर ने उठा लिया है तो 99% वो समझे कि उसकी इनकम जो है ना 1 बिलियन हो जाएगी। तो अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे GDP पे, फजिंग पे और फिगर्स पे। अगर आप इनकम टैक्स की असेसमेंट से उठा लें तो पाकिस्तान का GDP 4% नहीं है, पाकिस्तान का GDP 30% है। यानी इतनी लोगों को इनकम हो गई है एज़ पर कर्टसी FBR कि पाकिस्तान का GDP जो है वो 30% है, यानी उसमें इतनी ग्रोथ हो गई है। अगर असेसमेंट ऑर्डर देखे जाएँ, अब सिर्फ आप शुगर के देख लें तो शुगर से अगर इतनी 600 बिलियन टैक्स लगा है तो उनकी इनकम कितनी होगी। तो आपके अगर इनकम इंडिविजुअल्स की या कंपनीज की या वो लोग जिनको FBR वालों के हाथ लग गए हैं
उस वजह से जो इनकम इंक्रीज हुई है, अगर आप उसको जीडीपी में ले लें तो आपका जीडीपी बहुत ऊपर चला गया। वैसे ये शुगर वाली आपकी बात जो है ना, ये नाकाबिले तरीन है, मेरा मतलब नाकाबिले यकीन है। ये भी हर चीज में जिसमें शुगर आता है तरीन साहब याद आ जाता है। ये भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जनाब एफबीआर इस बात का भी क्रेडिट ले कि एफबीआर ने पाकिस्तान का जीडीपी 30% पे पहुँचा दिया है थ्रू देयर असेसमेंट्स। अपनी इतने काबिल और इतनी अच्छी असेसमेंट्स की हैं, लोगों की रियल इनकम उन्होंने एक्सप्लोर की है और उस पर असेसमेंट कर दी है, उनके अमेंडमेंट कर दी हैं, तो ये भी एक मुबारकबाद वाली बात है। कहते हैं कि आमदन भी औलाद की तरह होती है, साबित हो जाए तो ही बंदा मानता है, वरना बंदा मानता कोई नहीं। खैर आगे चलते हैं। यार अब मैं क्या बोलूँ, अच्छा मुझे तो लोग शिकायत करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बशारत कुरैशी साहब, लोग मुझसे शिकायत करते हैं, कहते हैं आप आए ना तो आप कोई ऐसा मौजू लेकर आए जो हमारे दिल को क्लिक करे। तो सर दिल को क्लिक करने के लिए क्या, मतलब इस मौजू में दिल को क्लिक किस तरह से कर सकता हूँ? दिल को क्लिक तो यही है कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स पे आपके साथ बात कर लूँ। अब इंडिविजुअल इनकम टैक्स के अंदर रिफॉर्म की बात हुई थी, काफ़ी लोग कह रहे हैं काफ़ी हद तक रिफॉर्म हुआ है। सर कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि जिनकी इनकम्स कम है वो डायरेक्टली कोई पोर्टल के ज़रिए अपना इनकम टैक्स जमा करा दें? सिंगल पेपर के ऊपर आपसे बात हुई थी, आपने कहा था वो सिंगल शीट तो है लेकिन उसको भरने के लिए सिंगल माइंडेड आदमी काम नहीं कर सकता। कोई आसान तरीका बता दें। कॉर्पोरेट वाले तो कॉम्प्लिकेटेड जमा कराते हैं, इंडिविजुअल इनकम टैक्स आसान हो जाए, क्या कहते हैं? देखिए जी, इंडिविजुअल इनकम टैक्स भी अब थ्रू सिस्टम ही आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। राइट। वो आप अब थ्रू पेपर नहीं करते। ठीक। और उसमें भी अभी एफबीआर ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि जनाब हम जो हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो ख़त्म कर देंगे टैक्स ऑफिसर्स का और टैक्स पेयर्स का। उसके लिए उन्होंने कहा जी कि अलहदा होंगे हेयरिंग रूम, उसमें कैमरे लगे होंगे और थ्रू आउट जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस है या गुफ्तगू भी है अक्रॉस द टेबल जो अदरवाइज होती थी वो अब वीडियो कॉन्फ्रेंस पे होगी। वेरी गुड। तो ये इनिशिएटिव तो अच्छा है, लेकिन वही बात यह है कि इट इज़ नॉट द गन, इट इज़ मैन हु इज़ बिहाइंड द गन। आपकी गन जितनी मर्जी अच्छी है, अगर फिर वो ह्यूमन एलिमेंट की आपने चलानी नहीं आती तो वो आपको क्या, आप एफबीआर का क्या ख्याल है कि वो हेयरिंग रूम में बैठ के डील करेगा, वो पीसी में जाके करेगा, मैरिड में जाके करेगा? वो यहाँ क्यों आपके कैमरों की ज़ाद में आके अपने आप को एक्सपोज करेगा? तो ये सब जो है ना, ये कॉस्मेटिक बातें हैं और ये सब अपने दिल को बहलाने के लिए अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा आप एक चीज़ चेक करें, जो भी शख्स हुकूमत में आने लगता है, प्राइम मिनिस्टर बनने लगता है या कोई नवा हवलदार आता है, वो आते ही सबसे पहले आपने नोट किया होगा पहले हफ्ते में कहता है मैं देख लूंगा एफपीआर को, मैं इनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, मैं सीधा कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। फिर उसके बाद पता नहीं क्या होता है सर, 1.5 महीने के बाद उन्हीं के हाथ से खाना खा रहे होते हैं। ये क्या बात है? ये तो मतलब समझ नहीं आई आज तक मुझे। ये जनाब ब्यूरोक्रेसी का चमत्कार है। अच्छा। और कुछ नहीं है। जो इतनी साल जिन्होंने एक काम किया होता है वो अपने काम को समझते हैं और बड़े कारीगर लोग होते हैं। हाँ। उनके लिए कोई मसला नहीं होता किसी को भी शीशे में उतारना, ठीक है ना जी, और किसी को भी मिसगाइड करना। तो वो कर रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। नहीं लेकिन जो प्री कंसीव तो यही लेके आते हैं कि जी ये लोग हमारी मानते नहीं। आपने सुना होगा एक ज़माने में, आपको ये बात याद होगी कि नून लीग के ऑन रिकॉर्ड बयान मौजूद हैं और उनकी गवर्नमेंट भी ये कहती थी ब्यूरोक्रेसी हमारी नहीं सुनती और एफबीआर का सिस्टम स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए वगैरह वगैरह। वज़ीर आज़म ने यह कह दिया। मैं शायद खाकान अब्बासी साहब की बात करूँ। सर आपको याद है खाकान अब्बासी साहब आप क्या कहा करते थे? अब ये वज़ीर आज़म आया, ये भी कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी मेरी नहीं सुनती वगैरह वगैरह। लेकिन आफ्टर वाइल लाइक यू सेड, पता नहीं क्या ऐसा चमत्कार होता है वो मामला। बिल्कुल। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुरैशी साहब के साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बशारत कुरैशी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कैपेसिटी बिल्डिंग पे। मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहूँगा कि आप इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू करें। जी, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बता रहे थे। अच्छा जी, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये जो अमेंडमेंट्स की जाती हैं, जो 3 तरह की, एक 161 में मॉनिटरिंग की जाती है विथ होल्डिंग की, 122(5) में एडिशनल कमिश्नर्स रीओपन कर लेते हैं, और फिर ऑडिट है 177 है, 214C है। तो इसके बाद जो हशर होता है असेसमेंट्स का, डीम्ड असेसमेंट्स का, वो ऑडिट की कैपेसिटी ना होने की वजह से होता है। हो क्या रहा है कि अब
प्रेशर ऊपर से बहुत है कि जनाब आप डिमांड क्रिएट करें और उसमें सारा काम उल्टा सीधा हो रहा है। आपकी क्रेडिट साइड जो है बैंक स्टेटमेंट्स की उठा के वो सारी की सारी इनकम ट्रीट कर ली जाती है। एक सेक्शन है 21C जिसमें यह है कि आपने विद होल्डिंग करनी है। अगर आपने विद होल्डिंग नहीं की भी है या नहीं की, उसको सारे को उठा के इन्वोक किया जाता है और आपकी सारी जो हैं वो एडिशन कर दी जाती हैं एक्सपेंडिचर्स की। तो ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं जिसमें सारी परचेजेज डिसअलाउ हो गई हैं, सारे एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो गए हैं। अगर एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो गए हैं, परचेजेज डिसअलाउ हो गई हैं, तो सेल कहाँ से आ गई, इनकम कहाँ से आ गई, आपने कहाँ से इनकम बना दी। तो ये जो सारा सिस्टम है इसमें बड़ी ओवरऑलिंग की ज़रूरत है और इसमें ऑडिट की जो कैपेसिटी बढ़ाने की है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। That means the role of an organization to be a withholding agent, right? Am I correct? नहीं, वो विद होल्डिंग तो एक अलग है ना, जो आप जो महकमा ऑडिट कर रहे हैं ना जी, उसमें जो कैपेसिटी है ना कि ऑडिट कैसे करना है और किन चीज़ों का करना है वो नहीं है। उसमें ट्रेनिंग भी प्रॉपर नहीं है, गाइडेंस भी प्रॉपर नहीं है, ऑफिसर्स की, कमिश्नर्स की, एडिशनल कमिश्नर की सुपरविजन भी नहीं है। तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कैपेसिटी बिल्ड करने की। और मेरी ये रिक्वेस्ट होगी FBR से और स्पेशली डॉक्टर वकार मसूद साहब से कि वो इस पे काम करें। और चेयरमैन FBR बड़े लर्नर आदमी हैं, कॉम्पिटेंट आदमी हैं जो नए लगे हैं, आसम साहब, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरफ ज़रा जुलाई के बाद ज़रूर तवज्जो दें। वो देखो, मैं डॉक्टर वकार मसूद साहब को तो भूल ही गया था। वो वज़ीर आज़म के माविन हैं और उनका शोबा जो है वो है महसूलात। तो ये सारी बातें जो हैं ये सारी डॉक्टर वकार मसूद साहब ने बताई वज़ीर आज़म साहब को। नहीं, बंदा वैसे अच्छा है, ये मैं बता दूं आपको, बंदा टैलेंटेड है। पाकिस्तान के माहौल के हिसाब से he has been very successful in the past as well. He has been guiding other finance ministers of different political parties. But ये है कि इन्होंने जैसे कहा कि उनमें ये एबिलिटी और विजन ज़रूर मौजूद है कि he can somehow reform the organization. But reform is on the table. यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, वो ये है कि अमूमन कवानीन का लागू होना, उस पर कुछ सवालिया निशान प्रोग्राम के आगाज़ से पहले भी आप बता रहे थे कि कवानीन का जो लागू होना, और एक शायद आप स्पेसिफिक एरिया को रिलेट कर रहे थे, तो अगर उसके बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे तो ज़रूर बताइएगा। शायद 130 या किसी एक कोई आर्टिकल के मुतालिक बता रहे थे, माजरत मैं चाहूँगा अगर उस पर एलेबोरेट करना चाहें, वरना मैं आगे चलूँ। जी नहीं जी, मैंने जो इनकम टैक्स पे बात करनी थी वो मैंने कर ली। इसके अलावा मैं कस्टम पे कहना चाहूँगा। कस्टम के अफसरान जो है ना वो भी इंतहाई एंटी बिजनेस हैं। उनकी सोच ये है कि बिजनेसमैन को मार ही दिया जाए, बिजनेस को ख़त्म किया कर दिया कस्टम वालों का। हाँ जी, और वो इतनी आर्बिट्रेरीनेस है उनमें और इतनी ज़िद है जो उन्होंने कहते हैं हमारी ज़बान से बात निकल गई, वो कानून है, आप इस पर अमल करें या आप ज़लील ख्वार हो जाएँ। तो वहाँ पे भी कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत है, उनकी तरबियत की बहुत ज़रूरत है और उनको ये एहसास दिलाने की बड़ी ज़रूरत है कि भाई ये मुल्क जो है इसमें बिज़नेस होगा तो टैक्सेस खुद ब खुद आ जाएंगे। आप ना भी कुछ करेंगे तो टैक्सेस आ जाएंगे और आते रहे हैं। असल मसला ये कि इकानमी रिवाइव हो, और मैं ये समझता हूँ कि यही जो हमारे वज़ीर ख़जाना है उन्होंने जब चार्ज लिया था तो उन्होंने यही बात की थी कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो टैक्स जो है उसका एक डिविडेंड है वो ज़रूर आ जाएगा। सर एक्चुअली दे फील कि ये जो FBR रिफॉर्म है ना, ये वो एक लफ्ज़ है अलाओ, यानी तंदूर नुमा है। इसमें हाथ डालते हुए हर किसी को खौफ आता है, क्योंकि जब रिफॉर्म करने के लिए जाते हैं, पहले भी रह चुके हैं वज़ीर ख़जाना मुल्क के पीपल पार्टी के दौर में, जरदारी साहब के साथ होते थे। तो मुख्तसरन मैं ये चाहूँगा कि ज़रूर बताएं कि अब इस अलाओ के अंदर हाथ डाल के कैसे इसे ठीक करें। मेरे पास सिर्फ चंद सेकंड है। जी देखिए जी, आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए, आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, काम कोई भी हो जाता है। आप हिस्ट्री पढ़ें तो इससे ज़्यादा मुश्किल काम हो गया। FBR वाले अच्छे लोग हैं, ये नहीं कि बुरे लोग हैं। वो अगर थोड़ा सा उनको साथ लेके उनको अपना विजन दिया जाए कि जी हम क्या चाह रहे हैं, वो जो डिसकनेक्ट है FBR का या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का और फील्ड फार्मेशन का, वो ख़त्म होना चाहिए। तो वो ख़त्म हो जाए तो वो लड़के अच्छे हैं, अच्छे मतलब लोग आए हुए हैं, थोड़ी सी उनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। ओरिएंटेशन भी एक्चुअली गलत होती है। इशू यही होता है कि हमारे मुल्क में एक वैसे एक जनरल ट्रेंड होता है, सरकारी अफसर बन गए तो बस अब थोड़ा सा खींचोगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा।